नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गजनी आते हैं यहाँ पे सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए, और फिर उसके बाद गौरी आते हैं। वो एक इच्छा रखते हैं कि हम यहाँ पे सत्ता स्थापित करें। लेकिन 1205 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने के बाद होता यूँ है कि खोखर जनजातियों का विद्रोह होता है, और उसको दबाने के बाद वो मतलब दबाते हुए जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। ये मामला बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनकी हत्या होती है। ये मामला दो कामों से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक कि उनका लड़का नहीं था और उन्होंने अपने दासों पे बड़ा विश्वास किया, उन्होंने फेथ किया। और जो सबसे बड़ा क्षेत्र था हिंदुस्तान का, लाहौर से बंगाल मतलब आधुनिक बांग्लादेश तक का, उसका मालिक उन्होंने अपने एक दास अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। अब राजा कुतुबुद्दीन बने हैं, यहाँ के वो राजा हैं, और फिर मध्य एशिया के दास, तो उन्होंने यहीं रहना उचित समझा। लेकिन भारत के साथ तो उनकी दो समस्याएं थी। एक तो राजपूत समस्या थे, और दूसरी उनकी अपनी छवि। उनकी अपनी छवि जो थी वो क्या थी कि विदेशी मुसलमान की छवि थी। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है पहले भी कि वो यहाँ गंगा जामुनी तहजीब विकसित हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी संस्कृति किसी संस्कृति में बड़ी आसानी से नहीं मिल पाती है। उसको मिलने के लिए संघर्ष होना पड़ता है, वैचारिक मतभेद होता है, फिर कभी कभी तो ये रक्त और तलवार में भी चेंज हो जाता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि मैं मध्यकालीन इतिहास की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ अपने आप से कि इसमें जो बातें होती हैं हिंदू मुसलमान की होती हैं। और मध्यकालीन भारत से अगर आप इन सब चीज़ों को अगर हिंदू और मुसलमान की तरह देखेंगे, तो मेरा मानना है कि आप कुछ इतिहास से सीख नहीं पाएंगे। और चूँकि इतिहास का डिफिनीसन ही है कि स्टोरी विद द मैसेजेस, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो फिर इतिहास रह पाएगा। वो इतिहास बस एक आपको एग्ज़ाम पास करने का तरीका मात्र रह जाएगा। आधुनिक जो भी समस्याएं हैं, ये कोरोना है, क्यों इतना पीक पर पहुंच गया, इसमें भी हमारी ही समस्या है। जब हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे थे, तो जैसा कि हमने बताया ना आपको कि गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से उसकी पहली लड़ाई होती है, तो सब खुश थे कि चलो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फिर आए हैं और लूट कर चले जाएंगे। लेकिन गौरी जब भटिंडा पे आक्रमण करते हैं, तब पृथ्वीराज चौहान की नींद खुलती है, और फिर वो आगे जाकर अपने कुछ कामों को करते हैं। और फिर फाइनली पहली लड़ाई होती है तराइन की, जिसमें गौरी हारता है, और दूसरी लड़ाई में गौरी उनको हरा देता है। अब देखिए, बात आती है कि जब पहला शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो समस्या यही खड़ी होती है कि वो शासक है क्या भारत का, वो एक्चुअल में वो हिंदुस्तान का शासक है या हिंदुस्तान है। पहला प्रश्न होता है कि ऐबक हिंदुस्तान का शासक है या हिंदुस्तान है। दोनों चीज़ों में अंतर है। क्या अंतर है, समझते हैं बातों को। हिंदुस्तान का शासक होना मतलब कि आप लोहे और खून, रक्त और लोह दोनों के बल पर हिंदुस्तान पर शासक कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का होना मतलब कि जनता आपको सपोर्ट कर रही है। अब चूंकि इनकी छवि जो है विदेशी की छवि है, और विदेशी की छवि है, तो कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि विदेशी हमारे ऊपर शासन करें। अब जो ऐबक है, इनकी दो तीन समस्याएं हैं। पहला तो ये दास हैं, और इनको गौरी ने दासता से मुक्ति नहीं की है। तो जब तक आप दास हैं तब तक तो राजा आप कतई हो नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब आप राजा बनने की कोशिश करेंगे रक्त और लौह की पॉलिसी से, तो आपको जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। इस क्रम में उन्होंने बड़ा दो चार अच्छे अच्छे काम किया। उन्होंने पहला काम इन्होंने किया, जनता को खुश करने के लिए उन्होंने लाख बख्श की उपाधि धारण की। आज के नेता की तरह नहीं होते थे कि युवा समाज सेवी लिख देने पर वो युवा समाज सेवी हो जाते थे। एक्चुअली उन्होंने लाखों लाख दान दिया, और बिना किसी धर्म और जाति के बंधन का दान दिया, इसलिए उनको लाख बख्श की उपाधि दी गई। एक तो समस्या वो निपट गई कि जनता में लोकप्रिय हो गई, जनता उनको लाख बख्श करने लगी। दूसरा है कि अगर वो धार्मिक पक्ष उनका देखा जाए, तो उन्होंने कभी भी शासक की उपाधि धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं मिला था, और इसलिए उन्होंने शासक की उपाधि धारण नहीं की।
उन्होंने बस धारण की उपाधि तो सिपह सलार की, मतलब आर्मी चीफ की, और इसी से उन्होंने शासन का काम किया। दूसरा, धार्मिक बैलेंस करने के लिए उन्होंने बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिससे कि वो जो मौलाना थे या फिर खलीफा थे उनको खुश रखा जाए। फिर समस्या ये आया था कि अब कंसोलिडाइट कैसे किया जाए, पूरे जो विजित क्षेत्र हैं उनको कैसे कंसोलिडाइट किया जाए। अब विजित क्षेत्र है, कंसोलिडाइट करने के लिए केंद्र रखना पड़ेगा। उन्होंने लाहौर को केंद्र बनाया अपना। लाहौर को केंद्र बनाने के पीछे 2-3 चीजें थी। एक तो राजपूत से वो दूर थे, दूसरा मंगोलों पे वो नजर रख सकते थे, और तीसरा है कि षड्यंत्रों से वो दूर था, इसलिए उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक को मैं नहीं मानता हूँ, इंपॉर्टेंट तो हैं, 4 साल 5 साल का उनका शासन चल रहा है। चौगान खेलते समय उनकी 1205 ईस्वी में डेथ हो जाती है। इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन मैं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि उनको समय कम मिला और वो एक नहीं कर पाए भारत को। उनके बाद उनके पुत्र आराम शाह शासक बनते हैं, और जैसा उनका नाम है आराम शाह, एक्चुअली में आराम करते हुए ही उन्होंने ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दी। और मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि देखिए, राजा को राजा की तरह होना चाहिए, राजा की तरह सोचना चाहिए। जैसे कि शेर है, शेर जब हुंकार भर दे तो सारे जंगल वालों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, राजा साहब वो भूखे हो गए हैं, या तो बच जाओ या तो निपट जाओ। तो ये आराम सा कुछ खास नहीं किए हैं इतिहास में, तो इसलिए उनके बारे में हम लोग उनको छोड़ देते हैं। जो दूसरा सबसे अच्छा शासक आता है वो आता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब देखिए, यहाँ पे राजा वंशानुगत नहीं हो रहा है, वंशवाद नहीं कर रहा है कि भाई आराम शाह हैं तो आराम शाह अपने बेटे को बैठाएंगे और जो भी करेंगे। यहाँ पे राजा प्रतिभा को देख रहा है, और प्रतिभा में सबसे अच्छे उसको मिल रहे हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल जो है 1210 से 1236 तक का होता है, और ये ऐबक का दास भी है और ऐबक का दामाद भी है, इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। देखिए, राजा बनने की या राजा होने की या राजा रहने की एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है P = P+P। मतलब प्लानिंग इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस पॉलिसी इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। राजा की क्या पॉलिसी होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसकी प्लानिंग क्या है। अब देखिए, जो इल्तुतमिश हैं उनके साथ समस्या 2 है। एक तो उनकी विदेशी छवि, और दूसरा भारत के सामंत। 2 इनकी समस्याएं हैं, और 2 समस्याओं से निपटने के लिए वो क्या क्या पॉलिसी लाते हैं और क्या क्या प्लानिंग करते हैं, बस इन्हीं को हमें समझना है। अब देखिए, सामंतवाद से वो निपटने के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने पॉलिसी लाया, इक्तेदारी। अब समझते हैं कि सामंतवाद क्या है और इक्तेदारी क्या है। सामंतवाद को भी राजा, सामंतों को भी राजा लैंड गिफ्ट देते थे, लेकिन उसमें एक चीज़ था कि उसमें जो लैंड गिफ्ट होता था वो वंशानुगत होता था। मतलब हम हुए, हमारे बेटे हो गए, हमारे पोते हो गए, ऐसे जो चलता रहता है। लेकिन इन्होंने जो उसमें सुधार किया इक्तेदारी में, कि वो वंशानुगत नहीं था, हमें मिला है, हमारे बाद वो जमीन दूसरे को मिलेगी। मतलब एक बदमाश के सामने दूसरे बदमाश को उन्होंने खड़ा कर दिया। एक समस्या से तो निपट गए वो। उसके बाद दूसरी जो समस्या उनके साथ थी कि ट्रेड को कैसे और एग्रीकल्चर को कैसे बिल्डअप किया जाए। और ट्रेड और एग्रीकल्चर को बिल्डअप करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो टैक्स है। और टैक्स लें किस में? तो उन्होंने करेंसी सिस्टम को मजबूत किया, और करेंसी सिस्टम को मजबूत करने के लिए उन्होंने टंका और जीतल को चलाया, जिससे कि करेंसी सिस्टम मजबूत हुआ। तो 2 कामों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। पहला, सामंतों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरा, करेंसी सिस्टम को मजबूत किया टांका और जीतल के वजह से। तीसरा जो सबसे मुख्य और मेन समस्या था, धार्मिक समस्या उनके पास। धार्मिक समस्या क्या था कि खलीफा उनको प्रमाण पत्र देना नहीं चाहता था, और प्रमाण पत्र देने के चक्कर में उनसे नेगोशिएशन कर रहा था। आए खलीफा लोग डेलीगेसी लेकर कि साहब, अब भारत जो दारुल हर्ब है उसको दारुल इस्लाम में चेंज किया जाए। अब इनके गुरु थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी से इन्होंने
राह मशवरा लिया कि बताइए सर जी क्या किया जाए। वो बोले कि देखो, बहुसंख्यक के साथ कभी चैलेंज मत लो। तो बोले कि चैलेंज ले लेंगे तो क्या हो गया, राजा होंगे मार देंगे। बोला राजा हो, मार दोगे, तुम मार दोगे उनको, लेकिन विचारधारा को नहीं मार पाओगे। और देखो, कभी भी राजा बने रहना है तो बहुसंख्यक को यूनाइट मत होने दो। और बहुसंख्यक कौन थे? हिंदू थे। अब दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाएंगे, इसका मतलब आप हिंदू संस्कृति पर सीधा धर्म पे ठेस पहुंचा रहे हैं। और ठेस पहुंचाएंगे तो धार्मिक आधार पर लोग एकजुट हो जाएंगे, और जो एकजुट हो जाएंगे तो आपको राजा रहने नहीं देंगे, और विदेशी छवि तो आपकी है ही। इसलिए उन्होंने इस बात को नहीं माना, और इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने जो ऐबक ने कुतुब मीनार का काम आधा करके छोड़ा हुआ था, उसको उन्होंने पूरा करवाया। इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कि असली वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, असली संस्थापक कौन था यहाँ का, भारत का, हिंदुस्तान का। तो इल्तुतमिश का नाम आता है। एक्चुअली मैं आपको बहुत फैक्ट इसमें नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसमें बस इतना ही मैं ले जाना चाहता हूँ कि कहानी आपको समझ में आ जाए। फैक्ट तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एक और इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, वो इंपॉर्टेंट काम ये है 40 अमीर सरदारों के दल का गठन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाद में जाकर रजिया सुल्तान को भी परेशान करेंगे, और बलबन तो फाइनली इनको ख़त्म ही कर देगा। अब ये 40 सरदारों का जो गठन करते हैं वो एक्चुअली इसलिए करते हैं, कम से कम राजधानी में 40 लोग तो हमारे ऐसे रहें जो कि हमें सहयोग दें। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है 40 सरदारों के गठन की, क्योंकि ये राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली ला दिए हैं, और दिल्ली में अमीरों का बोलबाला है, तुर्क कोई है नहीं। तो अपने 40 तुर्क सरदारों को ये रखते हैं कि ये हमें क्या करेंगे, फ़ायदा देंगे। इसलिए इन्होंने तुर्क चहलगानी या 40 दल का गठन किया, और 1229 ईस्वी में इन्होंने खलीफा से प्रमाण पत्र लिया कि हाँ, अब हिंदुस्तान के तुम राजा हो। इल्तुतमिश को एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में और योग्य प्रशासक के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को भारत के केंद्र में रखकर डिसाइड किया। और योग्य प्रशासक इसलिए उनको माना जाता है कि वो युद्ध तो करते रहे, लेकिन भारत के प्रशासन पर भी उनकी पकड़ मजबूत होती रही। आई होप कि कुछ बातें समझ में आई होंगी, और जो बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। समस्या अभी टला नहीं है, समस्या और हो सकता है कि विकराल हो, लेकिन हम लोग बड़े बड़े समस्याओं से निपट चुके हैं भूतकाल में, तो इससे भी हम लोग निपट जाएंगे। धन्यवाद।